हेलो एवरीवन, होप आप सबकी प्रिपरेशन रिगार्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छी होगी। अब इस लास्ट मोमेंट पे हमने जितना भी कुछ पढ़ा है, साल भर में जितनी मेहनत की है, उसको बस समराइज़ करना है। सो हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इन तीनों सेक्शंस में रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। फर्स्ट सेक्शन बी में GSEB बोर्ड में चैप्टर नंबर 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12 और 13, ये जो चैप्टर्स हैं इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस सेक्शन बी में पूछे जाते हैं। और वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस स्लाइड्स में कवर हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल देख के जाना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ ये सब एक ही क्वेश्चन में कवर किया गया है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एज इट इज आए, आपको रेडॉक्स रिएक्शन पूछ सकते हैं तो आपको उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाई शुड मैग्नीशियम लेवल बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ब्लू क्वेश्चन है। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, ब्लू क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, लेकिन बोर्ड की टेंडेंसी है कि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उन्हीं क्वेश्चन को एज इट इज वो पुट कर देता है। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ब्लू क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसे करके जाएं। नेक्स्ट, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों इमर्स रखा जाता है। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। क्या टेंडेंसी होती है, बच्चों को लगता है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो सेक्शन बी का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट लिख के आ जाएंगे। डोंट डू दैट, प्लीज़ थोड़ा सा कंटेंट वाइज लिखिए आप, ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स काट नहीं पाए। आप 2 ही पॉइंट लिखेंगे और सपोज उसमें भी कुछ ना कुछ गलती हो गई तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, मिनरल और एंजाइम। ये तीनों के ये सारे के टॉपिक जो 5 टॉपिक्स हैं, ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन, इसमें गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, ग्रीजिंग, ये सब आपको मेंशन करना होगा। व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। नाउ ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5, लाइफ प्रोसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सेक्शन बी में भी है इसके क्वेश्चन और सेक्शन बी में भर भर के पूछते हैं। तो डिफ्यूजन, अगेन इट इज अ ब्लू क्वेश्चन, डायग्राम ऑफ ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा एंड लिमिटेड। सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आते हैं, जैसे ये आया स्टोमेटा का, तो आपको अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो बहुत सारे बच्चे खाली डायग्राम बना के छोड़ देते हैं। यहाँ पे तो मेंशन किया है कि लेबल इट, बट जरूरी नहीं कि हर बार आपको मेंशन करेगा कि लेबल इट। अगर आपको डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको डायग्राम भी बनाना है, प्लस उसकी लेबलिंग भी अच्छे से करके आनी है। नेक्स्ट, शो न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अमीबा जो चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में इसका क्वेश्चन है कि आप अमीबा में न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताइए। सेक्शन डी में भी इसका एक क्वेश्चन आता है, उसमें आपको सारे डाइजेशन के जो प्रोसेस हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा। इसमें अगर 2 मार्क में आया है तो आपको सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ देना है। व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन डाइजेशन। अब HCl का रोल बताना डाइजेशन में, तो एनसीईआरटी मेंशन करते हैं 2 रोल। फर्स्ट, कि इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन डाइजेशन करेगा। सेकंड रोल इज माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल, जो बैक्टीरिया आ जाएंगे उनको डाइजेस्ट कर देगा। What are different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? इसके अंदर आपको क्या करना है, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन वाला जो डायग्राम है एनसीईआरटी का वो आपको मेंशन करना है, जिसमें 3 आ जाते हैं, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। डबल सर्कुलेशन अगेन इंपॉर्टेंट, जिसमें आप सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों कवर करेंगे। नेक्स्ट, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आर्टरीज और वेन्स में 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस देंगे। व्हाट इज लिम्फ और इट्स फंक्शंस। लिम्फ क्या है, उसका कंपोजिशन लिखना है और उसके फंक्शंस लिखने हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का रोल लिखना है। अब इसमें सेम क्वेश्चन को ट्विस्ट करके लिख सकता है, इसमें आपको डायरेक्ट इश्यूज दे दिए जाइलम और फ्लोएम और उसका रोल पूछा है। क्वेश्चन कैसा दे सकता है, जैसे जाइलम वाटर कंडक्शन का काम करता है, तो तुमको क्वेश्चन दे देंगे कि ऐसा टिश्यू जो वाटर कंडक्शन का काम करता है उसके रोल बताओ या उसका यूजेस बताओ। नेक्स्ट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको लेबलिंग करनी होती है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत बार पूछा जाता है। आपको फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दे देंगे और उसमें मतलब लेबलिंग कर देंगे ABCD और उस लेबल पार्ट को आपको मेंशन करना होगा। इसलिए जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स हैं उनको प्लीज देख के जाइए। नेक्स्ट, बाइनरी फिजन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अमीबा में बाइनरी फिजन को एक्सप्लेन करना है, इसके हेल्प से डायग्राम एक्सप्लेन। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ DNA कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी का ब्लू क्वेश्चन है, प्लस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि किसी भी रिप्रोडक्शन के अंदर DNA कॉपिंग नेसेसरी क्यों है।
Why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual? ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, आपको वेरिएशन का कंसेप्ट बताना है कि वेरिएशन एक पॉपुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक स्पीशीज के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एक इंडिविजुअल के लिए नहीं। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? अगेन एनसीईआरटी में ब्लू कलर के बॉक्स में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक दिया है, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। अगेन टिश्यू कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि अगर हमें डिजीज फ्री प्लांट को कल्टिवेट करना है, डिजीज फ्री प्लांट को ग्रो करना है, तो हम कौन सा मेथड यूटिलाइज करेंगे? दैट इज टिश्यू कल्चर। तो आपको याद होना चाहिए। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। इट इज अ PYQ, जो आपको पहले भी GSCB बोर्ड में पूछा गया है। फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम बनाना है, जिसमें यू हैव टू लेबल इट एज बी। व्हाट इज जर्मिनेशन? सीड जर्मिनेशन एक्सप्लेन। मेंस्ट्रुएशन जो 1 मंथ साइकिल होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द मैकेनिकल बैरियर मेथड्स फॉर द अनवांटेड प्रेगनेंसीज? अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए जो मैकेनिकल बैरियर मेथड्स हैं उनको बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? रिप्रोडक्शन में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों आते हैं, उन दोनों ग्लैंड्स का रोल बताना है। डिफाइन पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। पॉलिनेशन को डिफाइन करना है। पॉलिनेशन के टाइप कौन कौन से हो जाएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। फंक्शन ऑफ टेस्टिस, और टेस्टिस क्या है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो गैमेट सिक्रीशन, गैमेट फॉर्मेशन का भी काम है और हार्मोन सिक्रीशन का भी काम है। व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आइस? चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन, पावर ऑफ अकोमोडेशन बताना है। नियर पॉइंट और फार पॉइंट नॉर्मल विजन के लिए क्या होता है? रीजन बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, और व्हाई टू स्टार्ट विद बट प्लैनेट डू नॉट। ये दोनों ही क्वेश्चंस रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, बट आपको 2 मार्क के क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो सेपरेटली पूछेगा। फंक्शन ऑफ सीलरी मसल्स और आइरिस। व्हाई डज स्काई एंड सी अपीयर्स ब्लू? स्कैटरिंग। व्हाई डेंजरस साइंस एंड सिग्नल्स ऑलवेज आर रेड कलर? इसमें क्या रीजन है कि रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, जल्दी से स्कैटर नहीं होगी, तो आपको इजीली विजिबल होगी। व्हाई डज स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? ये कैंसर का क्वेश्चन है, दैट आल्सो यू हैव टू चेक। ड्रॉ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड लेबल इट। ये भी PYQ है। आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जिसमें कंपल्सरी क्या क्या होना चाहिए? बैटरी होनी चाहिए, अमीटर होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, की होनी चाहिए, और वायर पूरा कनेक्टेड होना चाहिए। सर्किट कंप्लीट होना चाहिए और वेल लेबल भी होना चाहिए। 1 एम्पियर करंट को एक्सप्लेन करना है। 1 वोल्ट, सी जितने भी डेफिनेशंस हैं, 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वॉट पावर क्या है, ये क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछे जा सकते हैं। अगेन व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट? तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन लिखना है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट? ये आपकी एनसीईआरटी का ब्लू क्वेश्चन है और लास्ट ईयर का PYQ है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो वोल्टेज और वर्क डन से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे एटलीस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और ब्लू क्वेश्चंस आपको करके चाहिए, क्योंकि GSCB बोर्ड का एक फ़ायदा है कि एनसीईआरटी के बाहर वो लोग नहीं पूछते हैं। ओम्स लॉ डिफाइन करना है। व्हाट इज 1 वॉट पावर? अगेन सेम कंसेप्ट। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज लिख के आनी है, पॉइंट वाइज लिख के आना। 2 मार्क का है तो कम से कम 4 पॉइंट लिख के आना। अब 4 पॉइंट में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन, these are from north to south, these are from south to north. No, you have to explain it very clearly कि जब हम बाहर मैग्नेट की बात करेंगे तो उसके बाहर नॉर्थ से साउथ रहेगा, और अगर जब हम इनसाइड मैग्नेट बात करेंगे तो साउथ टू नॉर्थ रहेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द राइट हैंड थंब रूल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। PYQ है, 2 मार्क का क्वेश्चन, और राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन भी करना है, और उसमें लिखा हुआ था कि डायग्राम इज मैंडेटरी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि एग्जामिनर आपको डायग्राम नहीं पूछा जा रहा है तो वहाँ पे मेंशन कर देगा कि डायग्राम इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर लिखा है कि डायग्राम इज मैंडेटरी तो आपको बना के आना पड़ेगा। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ टू साउथ, वो बनाना है। प्लीज़ मेक श्योर कि डायग्राम नीट एंड क्लीन हो, कचरा मत कर देना, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पैरेलल होती है, इक्वल डिस्टेंस होता है उनके बीच में, तो ट्राई करना कि जितना पॉसिबल हो उतना बना पाओ। नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेस में जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो प्रिकॉशंस टू अवॉइड ओवरलोडिंग। दो क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, मतलब इनमें से कोई भी आ सकता है, बायोटिक एबायोटिक भी आ सकता है, फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस आ सकता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में भी डिफरेंस आ सकता है। अगेन बायोमैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत फ्रीक्वेंट होता है कि पूछ लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेक्शन बी के ये 50 क्वेश्चंस, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना, इन 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, मोर देन इनफ है। सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 1
3, 6, 7, 9 और 11। तो सेक्शन सी को अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आपके ये सारे चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। तो सेक्शन सी में हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्टिविटी फ्रॉम चैप्टर 1। अब एग्जामिनर क्या करता है, सेक्शन सी में बहुत बार देखा गया है कि चैप्टर 1 के अंदर जो एक्टिविटीज़ है, स्पेशली मैग्नीशियम लेवल वाली एक्टिविटी पूछते हैं और हाइड्रोजन के जो वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस वाली एक्टिविटी है वो, और सनलाइट के अंदर AgCl AgBr वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगेन एक्स और वाई वाला कंसेप्ट आता है कि एक कंपाउंड है एक्स, उसको सनलाइट में रखा क्या बनेगा, तो वो आप एक बार एक्टिविटी सारी देख के जाना। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, 3 मार्क के क्वेश्चन पूछ लेगा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, तो वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो बताना है। फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, वो सब। Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light or electricity। अब decomposition reaction अपने आप में ही एक 3 स्टेप प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप में हो सकती है, या तो आप हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करा रहे हो, या लाइट में, या इलेक्ट्रिसिटी में। तीनों की एग्जांपल्स एनसीईआरटी में मेंशन है, तो प्लीज मेमोराइज इट। गिव डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस बताना है। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताने टाइम एक ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, पहले लिखेंगे, पहला लिखेंगे पॉइंट मेटल में, मेटल आर सॉलिड इन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट में लिख देंगे मर्क्यूरी इज लिक्विड इन स्टेट। डोंट डू दिस प्लीज। जब आप एक प्रॉपर्टी लिख रहे हो और उसका एक्सेप्शन लिख रहे हो तो उसके साथ ही मेंशन करो। नेक्स्ट पॉइंट में जो प्रॉपर्टी लिख रहे हो पहले वाली से अलग होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट अगर लिख रहे हो कि जनरली रूम टेम्परेचर पे मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, तो उसके ब्रैकेट में ही लिखो कि एक्सेप्शन मर्क्यूरी, और उसको अंडरलाइन करके आओ ताकि एग्जामिनर को दिखे कि हाँ आपको एक्सेप्शन याद है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अलग पॉइंट में तुम एक्सेप्शन लिख रहे हो तो कोई नई बात नहीं है। थर्मल प्रोसेस विद इक्वेशन एक्सप्लेन करना है। मेटल X is found in nature as an ore of sulfide as excess. This metal is used in galvanization of iron. Galvanization में अगेन आपको पता है जिंक यूज होता है, मेटल X जिंक हो गया, और उसकी केमिकल इक्वेशन थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से आ सकते हैं, जिसमें आपको कंपाउंड फाइंड आउट करना होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो सकता है, उसका डायग्राम बनाना। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है GACB में, और उसके पार्ट्स एक्सप्लेन करिए कौन कौन से, डेंड्राइट है, एक्सोन है, एक्सोन टर्मिनल है, उन सबको एक्सप्लेन कर देना विद देयर फंक्शंस। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और उसका डायग्राम, आपके जो एनसीईआरटी में वो हैंड वाला डायग्राम है वो आपको बनाना पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इतना बड़ा डायग्राम बनाने को भी आ सकता है। एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के पार्ट एक्सप्लेन करने, तो मेक श्योर वो वेल लेबल्ड और एक प्रॉपर मैनर में है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, दो क्वेश्चन है, तो रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में डिफरेंस बताना है। प्लीज डू नॉट राइट कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है और वॉकिंग एक वॉलेंटरी प्रोसेस है। नो, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन तीनों ही अलग अलग प्रोसेस हैं। वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी दोनों में ब्रेन इन्वॉल्व है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इस पॉइंट को एक बार क्लियर करके जाना। प्लांट हार्मोन्स और उनके लाइक ऑक्सिन्स, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी, रोल ऑफ हार्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी में आपको सारे हार्मोन जो कि आपके एनसीईआरटी में है आपको मेंशन करने पड़ेंगे विद देयर फंक्शंस। हाउ आर इनवॉलेंटरी रिएक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ जो क्वेश्चन, जो पॉइंट मैंने बोला था उसका ही क्वेश्चन है, और आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि इनवॉलेंटरी रिएक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शंस में डिफरेंस क्या है। तो इनवॉलेंटरी रिएक्शंस अगेन कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कंपेयर न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल इन एनिमल्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एनिमल्स में, इसमें आपको यूजुअली करना क्या है, न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है वो एक्सप्लेन करना है। कि न्यूरल कंट्रोल को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, इसके अंदर नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, इसमें हार्मोन से कंट्रोल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स, तो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, वो सारे एक्सप्लेन कर देना। स्पोर फॉर्मेशन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, अब ये दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा उसको आपको एक्सप्लेन करना है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा उसको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बैरियर मेथड का एक क्वेश्चन आया था ऑलरेडी, और ये क्या है, आपको सारे मेथड एक्सप्लेन करने हैं जो आंसर के लिए। नेक्स्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी प्रिवेंट कर सकता है, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करके बताना है। प्यूबर्टी क्या है, और बॉयज़ और गर्ल्स में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करें कि इमेज कहाँ बने 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है, इमेज की डिस्टेंस दी हुई है, आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। पहले तो आप इन दोनों से क्या निकालोगे, यू निकालोगे यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और उसके बाद में मैग्निफिकेशन। अब इस कंडीशन में आपको कॉन्केव लेंस के सारे न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के जो ब्लू क्वेश्चंस हैं वो, और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे करके जाने हैं, बिकॉज जीएससीबी में एनसीईआरटी के बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे।
ये क्वेश्चन ब्लू क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन बुक का उठा के डाल दिया था। रे डायग्राम ऑफ मिरर और लेंस और उसके यूजेस। यूजुअली कॉन्केव लेंस के केसेस में कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो रे डायग्राम सारे देख के जाने हैं। उसमें आपको इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये अगेन क्वेश्चन है जिसमें आपको पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है, तो उसकी न्यूमेरिकल्स भी सारे आपको देख के जाने हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड फैक्टर इफेक्ट। रेजिस्टेंस पूछा है तो रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करके जाना है, और उसमें फैक्टर जो भी इफेक्ट होते हैं कौन कौन से। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, तो लेंथ और एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल, ये तीनों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उसको एक्सप्लेन करना है। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें आपको डेरिवेशन पूछेगा, या तो पैरेलल का पूछेगा या सीरीज का पूछेगा, तो डायग्राम बनाना है और उसके बाद में डेरिवेशन करना है। खाली डेरिवेशन करके मत आना, डायग्राम बनाना, उसमें मेंशन करना R1 R2 R3 पूरा, और विद फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट जो एरो से आप डायरेक्शन दिखाते हो वो मेंशन करनी है। इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस 20 ओम, करंट 5 ओम, तो आपको हीट डेसिपेशन के क्वेश्चंस सारे देख के जाने हैं। व्हाट आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक है वो। मोस्ट रेटिंग क्या है 400 वाट, पावर दिया हुआ, अगेन ऑपरेट कितना होता है 8 आवर्स पर डे। इस टाइम में आपको एनर्जी कंजप्शन निकालना है और उसकी कॉस्ट निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। नाउ सेक्शन डी, चैप्टर्स कौन कौन से हैं 2 4 5 10 12 और 30। इन चैप्टर्स में से ही आपके सेक्शन डी की क्वेश्चन बनेगी, तो अगर सेक्शन डी को स्ट्रॉन्ग करना है तो प्लीज़ ये चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाइड्रोजन गैस डायग्राम। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार गुजरात बोर्ड में पूछ लिया, कितनी बार पूछ लिया है। कई बार आपको डायरेक्ट दे देगा, कई बार आपको स्पेसिफिकली दे देगा कि जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट HCl में या डाइल्यूट H2SO4 में रिएक्शन करवाओ और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट बताओ। तो आपको पूरा डायग्राम बनाना है और उसके बाद में एक्सप्लेन करके इक्वेशन भी लिखनी है। बहुत सारे बच्चे खाली वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देते हैं और इक्वेशन नहीं लिखते, उसकी वजह से आपका मार्क्स कट सकता है। तो अगर हाइड्रोजन गैस का टेस्ट का अगर दिया हो और अगर मेंशन हो कि जिंक ग्रैन्यूल्स को या तो HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं या H2SO4 के साथ, तो उसकी रिएक्शन प्लीज मेंशन करके आना। स्टेट द कंपोजिशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड एड्रेस टू यूजेस। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कंपोजिशन लिखना है, यानी इसका फॉर्मेशन लिखना है विद इक्वेशन और उसके यूजेस लिखने हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन। वाई इज कर्ड नॉट स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। अगेन ये जो क्वेश्चन है कर्ड इज नॉट स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, ये ब्लू क्वेश्चन है, तो प्लीज ढंग से पढ़ के जाएं सारे के सारे एनसीईआरटी के ब्लू क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच इन एवरीडे लाइफ में सब कुछ कवर हो जाता है। टूथ डीके, पीएच इन आर जो एसिड स्टमक में एसिड वाला है वो, यार्ड में यानी सॉइल के अंदर पीएच का इंपॉर्टेंस, एक मेटल स्टिंग करके ब्लू मतलब आपके जो येलो कलर के बॉक्स में दिया हुआ है वो भी आपको पढ़ के जाना है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन और उसके यूजेस, फॉर्मेशन ऑफ NaOH एंड यूजेस ऑफ Cl2 एंड HF। PYQ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। NaOH का फॉर्मेशन यानी एनसीईआरटी में सॉल्ट वाले के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है ब्राइन सॉल्यूशन करके, वो आपको करके जाना है। बेकिंग सोडा एंड इट्स यूजेस बहुत बार पूछा है, घुमा फिरा के पूछते हैं कि आपकी मम्मी किचन में पकौड़े बना रही है तो पकौड़े बहुत क्रिस्पी हैं, क्यों है, किसकी वजह से हैं, तो यू हैव टू मेंशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। अब ये इसके अंदर सारा कुछ कवर हो जाता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछे। एक बार क्वेश्चन पूछा था एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बताओ, तो उस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था एस्टरीफिकेशन रिएक्शन और सेकंड पार्ट था कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, तो उसके अंदर सारे फिजिकल और केमिकल दोनों कवर हो जाते हैं। तो आपको दोनों की इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज करके जाती है। चैप्टर नंबर 4 में एक तो इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या पूछेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम एंड हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। अब क्योंकि तुम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है इसलिए पता होगा कि सोप जो है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में एक्ट करता है, हार्ड वाटर के लिए हमने डिटर्जेंट बनाया है। तो यहाँ पे सॉफ्ट, अगर हम हार्ड वाटर के अंदर सोप डालेंगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाता है, स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसका रीजन एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन। अब बच्चों ये डायग्राम जो है एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम अगेन मोस्ट फेवरेट टॉपिक है बोर्ड का, बहुत बार पूछा है और ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा का पूरा डाइजेशन एक्सप्लेन करने को दे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम पूछा है और फिर बोला है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एक्सप्लेन करो या स्टमक में डाइजेशन एक्सप्लेन करो, बट आपको सारा ही करना है क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करने को बोल देगा या किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट में बोलेगा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन एक्सप्लेन कर देना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में जो होती है या ब्लड के अंदर जो होती है। डिस्क्राइब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन विद नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है और पूरा सर्कुलेशन एक्सप्लेन करना है, लंग्स से हार्ट में, हार्ट से
बॉडी पार्ट्स में जब गैसेस एक्सचेंज होता है उसके बाद में इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट में जाता है, हार्ट से वापस लंग्स में। पूरा एक्सप्लेनेशन। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी इन एक्सक्रीशन। अब इस क्वेश्चन में नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। यहाँ पर एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी लिखा है। किडनी की जगह डायरेक्ट नेफ्रॉन भी दे सकते हैं। प्रोसेस दोनों सेम ही है। किडनी के अंदर फंक्शन यूनिट तो अल्टीमेटली नेफ्रॉन ही है। हाउ फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, इसमें जाइलम और फ्लोएम को एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ आइज, वेयर इट इज कॉज एंड हाउ दे कैन बी क्योर्ड। अब डिपेंड ऑन एग्जामिनर, इसमें तीनों के तीनों डिफेक्ट साथ में पूछेगा या आपको कंडीशन देगा मायोपिया की या हाइपरमेट्रोपिया की, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए तीनों ही डिफेक्ट आपको करने हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किसमें आता है, सेक्शन डी। शो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डिस्पर्जन शो करना है। ऑल्सो शो दी कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन का जो क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है प्रिज्म बनाते हैं और प्रिज्म के अंदर जब स्पेक्ट्रम बनाते हैं व्हाइट लाइट का, या तो स्पेक्ट्रम ऊपर बना देते हैं, तो बेटा व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम नीचे नीचे बनेगा, ठीक है। और जो आप लेबलिंग करते हो ग्योर की, उसको प्लीज़ ढंग से मेंशन करना, उल्टी लेबलिंग मत करके आना। एनसीईआरटी में जो डिस्पर्जन का डायग्राम दिया है उसके जस्ट नीचे एक और डायग्राम दिया है जिसमें दो प्रिज्म को यूज़ करके वापस से व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन लिखा है, तो वो क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। इंडल इफेक्ट और उसका नेचर में यूज़, प्लीज़ एनसीईआरटी में लिखा है वो पढ़ के और याद करके जाना। एक्सप्लेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन विद एग्जांपल। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन विद एग्जांपल्स में क्या करोगे, रिफ्रैक्शन के जितने भी एग्जांपल दिए हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, सनसेट सनराइज वाला कॉन्सेप्ट है, वो सब दे सकते हो। स्काई का आप बता सकते हो, ब्लू है या वॉट एवर रीजन। करंट कंडक्टर प्लेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ विल यू फाइंड द फोर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स को एक्सप्लेन करना है। कई बार आपको डायग्राम दिया होगा वो मैग्नेट वाला और एक रॉड से हैंग किया हुआ है, और अगर डायरेक्ट भी दे दें तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है और उसमें फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, दैट वुड फादर मदर चाइल्ड वाला वो एक्सप्लेन करना है। डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करने का आता है, उसको एक्सप्लेन, उसमें लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर पूरा एक्सप्लेन करना है। डिफाइन ओवरलोडिंग, फ्यूज, शॉर्ट सर्किट और अर्थिंग, ये 4 मार्क में पूछेंगे, आपको सबकी डिफाइन याद होनी चाहिए। व्हाट इज इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप, इकोसिस्टम और उसके टाइप्स एक्सप्लेन कर देना, उसके फैक्टर्स एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट, हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन नेक्स्ट टॉपिक। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें आपको 10% एनर्जी रूल पूरा एक्सप्लेन करना है विद ट्रॉपिक लेवल है फूड है, क्या होता है, किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। बाकी की एनर्जी अगर 10% ट्रांसफर हो रही है तो बाकी की 90% कहाँ जा रही है, सारा लिखना है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, डैमेज, ऑब्वियसली ओजोन लेयर डैमेज हो रही है तो वो इतना बड़ा कंसर्न क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। उसके बाद में कौन कौन से स्टेप हैं जो उसको सही करने के लिए लिए गए, उसमें जो मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल्स एंड वो जो भी एनसीईआरटी में दिया है वो सब लिख के आना है, डेट्स याद करके जाना। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेस्ट एंड हाउ कैन वी मैनेज इट। वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो टाइप ऑफ वेस्ट में क्या एक्सप्लेन करोगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो उसमें 3R या 5R वाला सिस्टम है वो आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ ऑल द बेस्ट। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। नो डाउट आपने पूरे साल बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, तो अब इस टाइम पे पैनिक होने की बजाय आपने जितना भी पढ़ा है उसको कंसाइज करिए, नए सोर्स मत पढ़िए। बहुत सारे लोग हैं ये बुक भी पढ़ लेते हैं, वो बुक भी पढ़ लेते हैं, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, उसी में से आएगा, जो पढ़ा है वही आएगा, जो बताया गया है वही आएगा। ये अराउंड 106 क्वेश्चन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, मोर देन इनफ है। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और ये क्वेश्चंस कर लीजिए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। प्लीज़ पैनिक नहीं होना है, और जितना भी आप पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें। कुछ नया पढ़ने के चक्कर में जो पुराना पढ़ा है उसको मत भूल जाना। रिविजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेक्शन ए के लिए आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिए जाएंगे, उस नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे आपको सेक्शन ए का PDF मिल जाएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, गुड लक।